एक सड़क जहां रात के अंधेरे में सिर्फ स्ट्रीट लैंप का पीला प्रकाश बचता है और उस प्रकाश के नीचे एक लड़की खड़ी रहती है, हर रात एक मौन प्रश्न की तरह। लोग उसे देखते हैं, फुसफुसाते हैं, तिरछी नजरों से नापते हैं। कौन है वो? क्यों खड़ी है वहां? किसकी प्रतीक्षा है? या फिर किस चीज से भाग रही है? यह कहानी है उसी लड़की की जिसकी आंखों में एक पूरी उम्र का दर्द समाया हुआ है, जो बेचती है शरीर लेकिन तलाशती है आत्मा। यह कहानी पढ़ने के बाद आप कभी किसी सड़क किनारे खड़ी औरत को वैसे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हर खड़ी हुई औरत सिर्फ एक औरत नहीं होती। कभी कभी वह एक जिंदा सवाल होती है। रात के 9 बजे थे। शहर की वह सड़क जो दिन भर रेहड़ी पटरी और दुकानों की भीड़ से गुलजार रहती, वहां की अब सूनी होने लगी थी। सिर्फ कुछ दुकानों के शटर नीचे आने की आवाजें और कभी का कार गुजरती बाइक की आवाज ही इस सन्नाटे को तोड़ती। सड़क के बीचों बीच लगा वह पुराना स्ट्रीट लैंप, जिसकी पीली रोशनी टिमटिमाती हुई नीचे एक छोटे से दायरे को रोशन कर रही थी। उसी रोशनी के घेरे में फुटपाथ के किनारे एक लड़की खड़ी थी। उसका नाम मीरा था। उम्र 22 साल, पर चेहरे पर पड़ी झुर्रियां और आंखों में समाई थकान उसे 30 से ऊपर का आभास देती थी। सादी सी सलवार कमीज पहने, हाथ में एक पुराना पर्स थामे वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसकी नजरें सड़क के उस मोड़ पर टिकी थीं जहां से गाड़ियां आती थीं। उसके होठों पर कोई भाव नहीं था, न अपेक्षा, न निराशा, न शर्म, बस एक स्थिर ठंडी प्रतीक्षा। पास की पान की दुकान वाला रामू काका शटर नीचे कर रहा था। उसने मीरा की तरफ देखा, सिर हिलाया और एक गहरी सांस छोड़ी। बेटा, घर नहीं जाओगी आज? उसकी आवाज में एक अनजान सी चिंता थी। मीरा ने धीरे से सिर घुमाया। एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर खेल गई। अभी नहीं काका, कुछ देर और। सर्दी बढ़ रही है, जुकाम हो जाएगा। कोई बात नहीं। रामू काका चला गया। मीरा फिर अकेली हो गई। उसकी आंखों के सामने पुराने चित्र तैरने लगे। 5 साल पहले का वह दिन जब वह इस शहर में पहली बार उतरी थी, नौकरी की तलाश में। बैग में सिर्फ 2 कपड़े और मां की एक तस्वीर। सपने थे कि कमाऊंगी, घर बनवाऊंगी, बीमार मां का इलाज करवाऊंगी। लेकिन शहर ने उसे नौकरी नहीं, निराशा दी। और फिर एक दिन उसी रोशनी के नीचे खड़ी एक औरत ने कहा था, बेटी, यहां खड़ी रहने से पेट नहीं भरता। जो चाहिए उसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। एक कार के हॉर्न ने उसे वर्तमान में लौटा दिया। एक सफेद कार सामने रुकी। शीशा नीचे होता है और एक अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुरा रहा है। चलोगे? मीरा ने बिना किसी भाव के एक रटे रटाए अंदाज में सिर हिलाया। वह कार के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ी। पल भर को उसकी नजर उस पीली रोशनी पर पड़ी जो उसका सबसे वफादार साथी थी। फिर उसने दरवाजा खोला और भीतर बैठ गई। कार तेज रफ्तार से अंधेरे में विलीन हो गई, पीछे छोड़ गई सिर्फ उस टिमटिमाती रोशनी को और रामू काका के उस सवाल को जो हवा में लटका रह गया। रात के लगभग 2 बजे। शहर अब गहरी नींद में था। पीली रोशनी वाला स्ट्रीट लैंप अब भी जग रहा था, मशौबी मानो अपनी प्रतीक्षा में। एक ऑटो रिक्शा आकर रुका। उससे मीरा उतरी। उसके कदम थके हुए थे, चेहरा और ज्यादा उदास। उसने ऑटो वाले को पैसे दिए और धीरे धीरे उसी फुटपाथ पर बैठ गई जहां वह घंटों खड़ी रहती थी। उसने पर्स खोला, कुछ नोट गिने। चेहरे पर एक संतुष्टि नहीं बल्कि गहरी खालीपन थी। अचानक उसकी नजर फुटपाथ के दूसरी तरफ पड़ी। वहां एक कंबल में लिपटा हुआ एक छोटा सा बच्चा सो रहा था, शायद 8-9 साल का। उसके बगल में एक बुजुर्ग औरत, शायद उसकी दादी, प्लास्टिक की बोरियां सहेज रही थी। मीरा की सांस रुक सी गई। उस बच्चे के चेहरे पर एक मासूम नींद थी, वैसी ही जैसी कभी उसके छोटे भाई की हुआ करती थी। वह उठी, धीरे से उस बुजुर्ग औरत के पास गई और अपने पर्स से 200 रुपए का नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। औरत ने हैरानी से देखा। बेटी, यह क्यों? लो, उसके लिए कुछ दूध लेना। मीरा की आवाज फटी हुई थी। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा मुड़ी और तेज कदमों से अंधेरे में खो गई। उसका कमरा शहर की एक गली में एक छोटी सी कोठरी, जिसमें सिर्फ एक चारपाई, एक पुराना अलमारी और मां की तस्वीर थी। वह अंदर आई, दरवाजा बंद किया और सीधे दीवार के सहारे फिसल कर बैठ गई। आंखों से आंसू नहीं थे। आंसू तो कब के सूख चुके थे। बस एक जलन थी जो छाती के भीतर धधक रही थी।
उसने मां की तस्वीर उठाई। मां, सी, माफ करना, मैं वह नहीं रही जो तुम सोचती थी, पर तुम्हारी दवाई, तुम्हारा खर्च, मैं और कैसे चला पाती। उस रात मीरा को नींद नहीं आई। उसकी आंखें खुली रहीं उस पीली रोशनी की तरह जो बाहर अभी भी जल रही थी। अगले कुछ हफ्ते यूं ही गुजरे। मीरा की दिनचर्या एक मशीन की तरह थी। दोपहर को उठना, कमरे का काम, शाम को तैयार होना और रात 9 बजे उसी पीली रोशनी के नीचे खड़े हो जाना। ग्राहक अलग अलग, व्यवहार अलग अलग, लेकिन अनुभव हमेशा एक जैसा, अपमानजनक, खोखला। फिर एक रात जब बारिश हो रही थी और मीरा एक छतरी तले खड़ी थी, एक नई कार आकर रुकी। यह कोई महंगी कार नहीं थी, बल्कि एक पुरानी सी स्विफ्ट थी। शीशे के भीतर एक युवक था, उम्र शायद 30 के आसपास। उसके चेहरे पर वह अजीब और गरीब चमक नहीं थी जो अन्य ग्राहकों की आंखों में होती थी, बल्कि उसकी नजरों में एक उलझन थी, एक दर्द था। मीरा ने सोचा शायद कोई नया है, डरा हुआ है। वह कार के पास गई। चलोगे? उसने अपना मशीनी सवाल दोहराया। युवक ने सिर हिलाया। मीरा पिछली सीट पर बैठ गई। कार चल पड़ी। सन्नाटा था। युवक चुपचाप गाड़ी चला रहा था। अचानक उसने आवाज दी, तुम्हारा नाम क्या है? मीरा चौंकी। कोई पहली बार नाम नहीं पूछता था। मीरा, उसने संक्षेप में कहा, मैं राहुल। फिर सन्नाटा। राहुल ने किसी होटल का रुख नहीं किया, हाय किया, बल्कि शहर के बाहर एक सुनसान पार्क के पास कार रोक दी। बारिश थम चुकी थी। चलो बाहर बैठते हैं, उसने कहा। मीरा हैरान थी। यह सब नया था। उन्होंने पार्क की एक बेंच पर बैठे। राहुल ने एक थर्मस निकाला और 2 पेपर कप में चाय डाली। लो, लो, सर्दी है। मीरा ने शक से देखा। तुम्हें क्या चाहिए? राहुल ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें नम थीं। बात करनी है, बस मुझे किसी से बात करनी है। और फिर उस पार्क की उस सूनी बेंच पर राहुल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसकी पत्नी का 1 साल पहले एक्सीडेंट में चले जाना, उसकी अकेली खोखली जिंदगी, रातों की नींद हराम होना, दोस्तों के खोखले दिलासे। मैं आज ड्राइव कर रहा था और अचानक तुम्हें देखा। तुम्हारी आंखों में वही खालीपन देखा जो मेरे भीतर है। तुम समझोगे, ऐसा लगा। मीरा सुनती रही। उसके भीतर का एक हिस्सा सतर्क था, यह सोचकर कि यह सब एक नाटक है। लेकिन राहुल की आवाज में जो सच्चा दर्द था, वह झूठा नहीं लग रहा था। वर्षों बाद किसी ने उसे एक वस्तु के बजाय एक इंसान की तरह देखा था। उसकी आंखों में अनजाने ही आंसू आ गए। उस दिन कोई सौदा नहीं हुआ। राहुल ने उसे पूरे पैसे दिए और उसी पार्क तक छोड़ दिया। कल मिलूंगा तुमसे, बस बात करने। मीरा ने हां कह दी। क्या कहता? वो एक कह दी, जाने क्यों। उस रात वह पहली बार बिना अपमान महसूस किए, बिना खालीपन के लौटी थी। उसके भीतर एक अजीब सी उम्मीद की किरण फूटी थी। शायद, बस शायद, अगले 10 दिन जादुई थे। राहुल हर रात आता, कभी चाय लेकर, कभी गरम समोसे। वे उसी पार्क में बैठते, घंटों बातें करते। राहुल अपनी पत्नी के बारे में बताता, उनकी यादें साझा करता। मीरा ने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। अपने गांव के बारे में, बीमार मां के बारे में, वह धोखा जिसने उसे इस रास्ते पर धकेल दिया। पहली बार उसे लगा कि कोई उसे बिना निर्णय सुने जा रहा है। राहुल की नजरों में सिर्फ सहानुभूति थी। तुम बहुत मजबूत हो मीरा, उसने एक रात कहा। मैं तो बस डूबता चला गया, लेकिन तुम लड़ रही हो। मीरा की आंखें भर आईं। किसी ने उसे मजबूत कहा था। हमेशा से वह गिरी हुई, पतित, दयनीय रही थी। एक रात बातों बातों में राहुल का हाथ उसके हाथ पर आ गया। मीरा ने झटका देने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उसका हाथ अपनी हथेलियों में ले लिया। डरो मत, मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रही हो। मैं मैं तुम्हारी परवाह करने लगा हूं मीरा। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह भावना नई थी, डरावनी थी, पर सुकून भरी थी। उस रात राहुल ने उसे उसकी कोठरी तक छोड़ा। दरवाजे पर खड़े खड़े उसने कहा, मीरा, मैं चाहता हूं कि तुम यह सब छोड़ दो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी मां का इलाज, सब। मीरा ने उसकी ओर देखा, अविश्वास और आशा के बीच झूलती हुई। क्यों? तुम मुझे जानते भी नहीं, पर अब जानना चाहता हूं।
असली मीरा को, वो जो इन सब के पीछे छिपी हुई है। उस रात मीरा के सपनों में पहली बार रंग थे। उसने मां की तस्वीर से कहा, मां, शायद भगवान ने मेरी सुन ली। लेकिन भगवान कभी कभी ऐसी चीजें सुनता है जो हम नहीं कहते, और कभी कभी जो उम्मीद सबसे ज्यादा चमकती है वही सबसे जल्दी बुझ जाती है। अगली शाम मीरा उत्साह से भरी हुई थी। उसने रामू काका को भी बताया कि शायद अब वह इस रोशनी के नीचे नहीं खड़ी होगी। रामू काका ने खुश होकर उसे मिठाई दी। भगवान तेरा भला करे बेटा। रात 9 बजे वह थी। वह अपनी सामान्य जगह पर खड़ी थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वह राहुल का इंतजार कर रही थी। लेकिन 9 बजे, 9:30, 10 बजे राहुल नहीं आया। मीरा का दिल बैठने लगा। शायद काम में फंस गए, शायद ट्रैफिक है। 11 बजे वही सफेद कार आई जिसमें पहली बार राहुल आया था। मीरा का चेहरा खिल उठा, लेकिन कार से उतरा सिर्फ राहुल। उसके चेहरे पर वह दर्द या कोमलता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेरुखी थी। राहुल, मैंने सोचा तुम नहीं आओगे। मीरा, हमें बात करनी है। वे पास की एक चाय की दुकान पर गए। राहुल ने चाय मंगवाई और फिर सीधे मीरा की आंखों में देखते हुए बोला, मीरा, मैंने राय दी। और याद मीरा, मैंने कल रात जो कहा था वह गलत था। मीरा के प्राण सूख गए। क्या मतलब? मतलब यह कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं खुद ही उलझन में था। मेरी पत्नी की याद में डूबा हुआ। तुमसे मिलकर लगा कि शायद मैं आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं नहीं कर पा रहा। और तुम्हारी जिम्मेदारी लेने का मतलब है मेरी पूरी जिंदगी बदल देना। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मीरा की दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। पर तुमने कहा था कि मेरी परवाह करते हो। करता हूं, पर परवाह और जिम्मेदारी अलग चीजें हैं मीरा। राहुल ने अपना वॉलेट निकाला। उसमें से एक मोटा लिफाफा निकाला। ये लो, ये पैसा है तुम्हारी मां के इलाज के लिए और कुछ महीनों के खर्च के लिए। इससे तुम कुछ और काम ढूंढ सकती हो। मैं अब नहीं आऊंगा। मीरा ने उस लिफाफे की तरफ देखा जैसे वह कोई जहर हो। उसके आंसू छलक पड़े। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए राहुल। मुझे तुम्हारी दरकार थी, तुम्हारे विश्वास की, तुम्हारे सच्चे प्यार की। राहुल ने आंखें नीची कर ली। मीरा, प्यार? हम दोनों टूटे हुए लोग हैं। 2 टूटे हुए लोग मिलकर एक साबुत इंसान नहीं बना सकते। वे सिर्फ एक दूसरे के टुकड़े और जोड़ सकते हैं और दर्द और बढ़ा सकते हैं। माफ करना। वह उठा, लिफाफा टेबल पर रख दिया और बिना पीछे मुड़े देखे चला गया। मीरा वहां बैठी रह गई, उस टेबल पर, उस लिफाफे के सामने। उसकी सारी उम्मीदें चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। उसने लिफाफा उठाया। उसमें काफी पैसे थे। शायद उसकी मां का इलाज हो सकता था, लेकिन उसकी आत्मा का इलाज कौन करता? वह धीरे धीरे उस पीली रोशनी की ओर चल पड़ी। आज रोशनी उसे राह दिखाने के बजाय उससे उसके अकेलेपन को और गहरा कर रही थी। वह वहीं फुटपाथ पर बैठ गई और सिसकियों में रोने लगी। सड़क सूनी थी, कोई सुनने वाला नहीं था, सिवाय उस पीली रोशनी के जो मूक गवाह बनी उसके दिल के टूटने का। राहुल के जाने के बाद का समय मीरा के लिए नरक से कम नहीं था। वह फिर से उसी पीली रोशनी के नीचे खड़ी होने लगी, लेकिन अब उसमें वह बची खुची इंसानियत भी मर चुकी थी। वह और भी ज्यादा मशीनी हो गई थी। ग्राहक आते, सौदा होता और वह लौट आती। राहुल के दिए पैसों से उसने मां का इलाज शुरू करवा दिया था। चाहे तिसाराम बुसा का बहता मां, पर हर बार पैसे भेजते समय उसे लगता यह पैसा उसकी आत्मा की कीमत पर आ रहा है। अशम हाना तई तमम, चाहे वह राहुल का दिया हुआ हो या किसी और का। एक रात एक नशे में धुत ग्राहक ने उसे बुरी तरह पीटा क्योंकि उसने उसकी कुछ मांगे मानने से इनकार कर दिया था। लहूलुहान वह रामू काका की दुकान के सामने गिर पड़ी। रामू काका ने उसे उठाया, अपनी दुकान के भीतर बैठाया और उसके चोटों पर मरहम लगाया। बेटा, यह जिंदगी तुम्हारे बस की नहीं है। कहीं चली जा, गांव लौट जा। गांव? काका, गांव वाले क्या कहेंगे? मैं किस मुंह से लौटूंगी? फिर कोई दूसरा शहर, नया शुरुआत कर। शुरुआत? मैं क्या शुरुआत करूंगी? मेरा तो सब कुछ इसी सड़क पर बिक चुका है। मेरी इज्जत, मेरा आत्मविश्वास, मेरा भरोसा, सब। रामू काका की आंखें भर आईं। तब भी जिंदगी बड़ी होती है बेटा, मौत से भी। उस रात मीरा ने एक फैसला किया, एक आखिरी फैसला। उसने राहुल के दिए पैसों का एक हिस्सा मां के लिए भेज दिया। बाकी पैसे उसने एक पर्ची के साथ एक लिफाफे में रखे
और रामू काका को दे दिए। काका, ये तामशे, अगर कल सुबह तक मैं न लौटूं तो ये पैसे उस बेघर बच्चे और उसकी दादी को दे देना जो कभी सामने सोते थे, और यह पर्ची इसे मेरी मां को भेज देना। रामू काका ने डरते हुए पूछा, बेटा तुम कुछ गलत काम तो नहीं करने वाली? मीरा ने एक खोखली मुस्कान दी। नहीं काका, बस एक लंबी यात्रा पर जा रही हूं। रात गहरा रही थी। मीरा हमेशा से ज्यादा सज धज कर खड़ी थी। उसने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी थी जो उसने कभी अपनी शादी के लिए सहेज कर रखी थी। चेहरे पर हल्का मेकअप था। वह एक दुल्हन की तरह लग रही थी और थी ये जो अपने मृत्यु दूल्हे का इंतजार कर रही हो। आधी रात के करीब एक कार आई। ड्राइवर एक अकेला आदमी था। मीरा ने संकेत किया। कार रुकी। वह आगे बढ़ी। चलोगे? उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। आदमी ने हां में सिर हिलाया। मीरा ने पिछला दरवाजा खोला, लेकिन अचानक उसने कहा, साहब, आज मैं आगे बैठूंगी, क्या आपको आपत्ति होगी? ड्राइवर थोड़ा हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया। कोई बात नहीं, बैठो। मीरा आगे की सीट पर बैठ गई। कार चल पड़ी। कहां जाना है? ड्राइवर ने पूछा। जहां तक आप जा सकते हैं, जहां तक यह सड़क जाती है। ड्राइवर ने उसे एक अजीब नजर से देखा, फिर आगे देखकर गाड़ी चलाने लगा। मीरा ने शीशे से बाहर देखा। शहर की रोशनियां पीछे छूट रही थी। वह पीली स्ट्रीट लाइट भी अब दूर बहम एक धुंधली सी याद बन चुकी थी। तुम्हारा नाम क्या है? ड्राइवर ने पूछा। मीरा। मैं विजय। तुम ठीक तो हो ना? मीरा ने उसकी तरफ देखा। विजय की आंखों में चिंता थी। हां, बस थोड़ी थकी हुई हूं, बहुत थकी हुई। कार शहर से बाहर निकल चुकी थी। एक हाईवे पर दौड़ रही थी। एक तरफ पहाड़ थे, दूसरी तरफ गहरी खाई। तुम क्या करती हो? विजय ने पूछा। मीरा ने एक गहरी सांस ली। मैं एक कहानी सुनाने वाली हूं, एक बहुत उदास कहानी। सुनोगे? विजय ने हां कहा। और फिर मीरा ने अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। उसने सब कुछ बता दिया। विजय चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे पर घृणा नहीं, बल्कि गहरा दुख था। कहानी खत्म हुई। सन्नाटा छा गया। सामने सड़क का एक मोड़ आ रहा था, जो बहुत तीखा था। विजय, मीरा ने अचानक कहा, क्या तुम मानते हो कि कोई गंदा होकर भी पवित्र हो सकता है, कि कोई मरकर भी जी सकता है? विजय ने उसकी तरफ देखा, समझ नहीं पा रहा था। तभी मीरा ने अचानक स्टीयरिंग व्हील की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे जोर से घुमा दिया। मीरा, क्या कर रही हो? विजय चिल्लाया और उसने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से कंट्रोल करने की कोशिश की। कार तीखे मोड़ पर भटकती हुई सड़क के किनारे की रेलिंग से जा टकराई और एक पेड़ से टकराकर रुक गई। एयरबैग फट गए। विजय का सिर स्टीयरिंग से टकराया। वह बेहोश हो गया। मीरा का सिर भी साइड विंडो से टकराया। उसके माथे से खून बहने लगा, लेकिन वह होश में थी। वह हांफती हुई कार से बाहर निकली। ठंडी हवा ने उसे झकझोर दिया। वह सड़क के किनारे खड़ी हो गई और नीचे गहरी खाई में देखने लगी। यही वह जगह थी, यही वह पल था। उसने आंखें बंद कर लीं। तस कार के भीतर से विजय की कराह सुनाई दी। बचाओ, कोई है, मदद। मीरा की आंखें खुल गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा। विजय बेहोशी और होश के बीच झूल रहा था। उसके चेहरे पर खून था। एक पल के लिए मीरा के मन में आया कि वह चली जाए, उसे वहीं छोड़ दे। लेकिन फिर उसने देखा, विजय की शर्ट की जेब से एक तस्वीर निकलकर गिरी थी। उसमें विजय एक औरत और एक छोटी सी बच्ची के साथ था। तीनों खुशियों से मुस्कुरा रहे थे। वह तस्वीर देखते ही मीरा के पैर जम गए। उसकी मां की तस्वीर याद आ गई। उस बेघर बच्चे का चेहरा याद आ गया। रामू काका की चिंतित आंखें याद आ गईं। नहीं बतान, उसने खुद से कहा, मैं और नहीं मार सकती, न खुद को न किसी और को। उसने फोन निकाला जो विजय की जेब से गिरा था और एम्बुलेंस को फोन लगाया। फिर वह कार के पास गई, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और विजय के सिर पर खून रोकने के लिए बांधने लगी। रहो साहब, एम्बुलेंस आ रही है, आप ठीक हो जाओगे। विजय ने धुंधली आंखों से उसे देखा। तुम ठीक हो? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। यह आदमी जो खुद मौत के मुंह में था, उसकी चिंता कर रहा था। हां, अब मैं ठीक हूं। कुछ हफ्ते बाद की बात है।
घटना के बाद मीरा ने पुलिस में बयान दिया था कि यह एक दुर्घटना थी। विजय ने भी यही कहा। हालांकि वह जानता था कि मीरा ने जानबूझकर स्टीयरिंग घुमाया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने मीरा की मदद की। विजय एक सामाजिक कार्यकर्ता निकला जो मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए काम करता था। उस रात वह अकेला ड्राइव कर रहा था क्योंकि वह एक केस से लौट रहा था। मीरा की कहानी सुनकर और फिर उसके बाद उसके फैसले, उसकी जान बचाने का फैसला देखकर विजय ने उसे अपने संगठन से जोड़ लिया। आज मीरा उसी संगठन में काम करती है। वह उन औरतों और लड़कियों को ढूंढती है जो उस सड़क पर खड़ी हैं। उस दिन उनसे बात करती है, उन्हें एक नई जिंदगी की राह दिखाती है। उसकी अपनी कहानी ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। वह उन्हें बताती है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, तुम कोई कौन हो, सुबह जरूर आती है। उसकी मां का इलाज चल रहा है। मीरा ने उससे सब कुछ कह दिया है। मां ने उसे गले लगा लिया था और कहा था, तू जिंदा है, बस मेरे लिए यही काफी है। एक शाम मीरा उस पुरानी सड़क पर गई जहां वह पीली रोशनी अभी भी टिमटिमा रही थी। रामू काका ने उसे देखकर खुशी से झूम उठा। बेटा, तू आ गई। मैंने तो पैसे उस बच्चे को दे दिए जैसे तूने कहा था। वे लोग अब एक ठेले पर काम करते हैं, अच्छे हैं। मीरा मुस्कुराई। उसने उस पीली रोशनी के नीचे खड़े होकर देखा। वहां कोई नई लड़की खड़ी थी, उम्र बहुत कम, डरी हुई, शर्माती हुई। मीरा उसके पास गई। नमस्ते, मेरा नाम मीरा है, क्या तुमसे बात कर सकती हूं? लड़की ने शक से देखा। क्यों, तुम कौन हो? मैं वह हूं जो तुम्हारी जगह खड़ी थी कई साल पहले, और मैं यहां तुम्हें यह बताने आई हूं कि इस रोशनी के आगे भी एक रास्ता है, एक बेहतर रास्ता। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। मीरा ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों चल पड़ी। पुष्प सूली आज तौड़ पड़ी, उस पीली रोशनी को पीछे छोड़ते हुए। रोशनी अब भी टिमटिमा रही थी, लेकिन अब वह मीरा के लिए मौत की नहीं, बल्कि उस जगह की निशानी थी जहां से उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी। वह उस सड़क का अंत नहीं, बल्कि एक नई सड़क का शुरुआती बिंदु था। साल बीत गए। मीरा अब उस संगठन की प्रमुख बन चुकी है। उसने कई औरतों को नया जीवन दिया है। उसकी अपनी शादी हुई है एक अच्छे इंसान से जो उसके काम में उसका साथ देता है। उसकी मां अब स्वस्थ है और उसके साथ रहती है। एक दिन मीरा को एक कॉल आता है, राहुल का। वह बहुत बीमार है और मरने से पहले वह मीरा से मिलना चाहता है। मीरा अस्पताल गई। राहुल बिस्तर पर पड़ा था, बहुत कमजोर। उसने मीरा को देखा और आंखें भर आईं। मीरा, मैं तुमसे माफी मांगने आया था। उस रात मैं डर गया था, मैं कमजोर था। मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया अपने दर्द को भूलने के लिए और फिर तुम्हें त्याग दिया। मैं जिंदगी भर इस पछतावे में जिया। मीरा ने उसका हाथ थाम लिया। उसके मन में अब कोई गुस्सा नहीं था। राहुल, अगर तुम नहीं आते, अगर तुम वह सब नहीं करते, तो शायद मैं आज यहां नहीं होती। तुमने मुझे दिखाया कि मैं अभी भी इंसान हूं। तुम्हारे जाने के बाद का दर्द ही मुझे उस खाई के किनारे ले गया, और वहां से मैंने फैसला किया कि अब और नहीं। तो हर चीज का एक मकसद था। मैं तुम्हें माफ करती हूं। राहुल की आंखों में शांति छा गई। एक हफ्ते बाद उसकी मृत्यु हो गई। आज मीरा जब कभी उस पुरानी सड़क से गुजरती है तो वह पीली रोशनी अब भी वहां है, लेकिन अब उसकी नजर में वह और रोशनी उम्मीद की लौ है। वह जानती है कि हर रात कोई ना कोई औरत वहां खड़ी होगी, टूटी हुई, निराश। और वह भी जानती है कि उसके पास अब एक टीम है, एक संगठन है जो उस रोशनी तक पहुंचने के लिए तैयार है, ताकि उस औरत को बताया जा सके कि यह रोशनी अंत नहीं है, बल्कि एक चिन्ह है। एक चिन्ह जो कहता है कि अंधेरा घना है पर तुम अकेली नहीं हो। और जहां अंधेरा है वहीं हनील या दिशाई अंधेम, वहां रोशनी का मोल और भी ज्यादा होता है। हर सड़क किनारे खड़ी औरत सिर्फ एक शरीर नहीं होती, वह एक कहानी होती है, एक लड़ाई होती है, एक जिंदगी होती है जो हमसे एक सवाल पूछ रही होती है। क्या हम उसे देख पा रहे हैं या सिर्फ उसके शरीर को देखकर आगे बढ़ जाते हैं? मीरा की कहानी हमें यही सिखाती है कि हर इंसान के भीतर एक लड़ाकू छिपा होता है। बस जरूरत होती है एक हाथ की, एक संवाद की, एक मौके की। अगर यह कहानी ने आपको छुआ है, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा पल सबसे ज्यादा याद रहेगा। इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही दमदार, दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर कहानी
किसी न किसी का सच होती है। शुक्रिया।